गुड मॉर्निंग टू ऑल। श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस को हिंदी में जैविक चिन्ह भी बोलते हैं और एक वर्ड होता है इसको कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। कार्डिनल साइन को कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। और वाइटल साइंस के अंदर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी, ब्लड प्रेशर्स, जो अपने वाइटल साइंस होते हैं वो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, ये चार अपने वाइटल साइंस होते हैं जो वाइटल ऑर्गन है अपनी बॉडी के, उनकी क्रिया को बताते हैं। तो वाइटल साइंस के अंदर सबसे पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है नॉर्मल 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। और पल्स होती है अपने बॉडी में नॉर्मल 72 बीट पर मिनट पल्स नॉर्मल होती है, जो कि अडल्ट में 60 to 100 तक बीट पर मिनट तक नॉर्मल मानी जाती है। और रेस्पिरेशन अपनी बॉडी में नॉर्मल होता है अडल्ट के अंदर 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट, 16 से 20 पर मिनट अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन जो ब्रीदिंग होती है वो नॉर्मल होती है। और बीपी होता है अपनी बॉडी के अंदर 120/80 mm ऑफ Hg, 20 mm ऑफ Hg। जो अपनी बॉडी के वाइटल साइंस है, जैसे वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, ब्रेन और हार्ट, लंग्स, ये इनके वाइटल ऑर्गन, बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर एबनॉर्मलिटी या कुछ पेशेंट की क्या कंडीशन है उसका पता लगाने के लिए अपन वाइटल साइंस चेक करते हैं। जो वाइटल साइंस का मेन उद्देश्य है वो है, क्या है पर्पज। पर्पज क्या है? पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तो फर्स्ट उद्देश्य है पेशेंट की कंडीशन का पता लगाना। पेशेंट की कंडीशन कैसी है? पेशेंट्स की कंडीशन का पता लगाना, यानी वाइटल साइंस चेक करके हम पेशेंट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। पेशेंट की फीवर तो नहीं है, या फीवर नॉर्मल है, या पल्स रेट बढ़ी हुई तो नहीं है, टेकीकार्डिया तो नहीं है, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है, टेकीपीनिया तो नहीं है, ब्रेडीपीनिया तो नहीं है। ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा, टेकीकार्डिया क्या होता है, टेकीपीनिया क्या होता है। लेकिन पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है कि नहीं है, तो उससे अपन पेशेंट का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में सेकंड, जो डॉक्टर द्वारा डायग्नोसिस करना कि डिजीज का डायग्नोसिस कैसे, मतलब पेशेंट को फीवर है कि नहीं है, ये अपन वाइटल साइंस चेक करके अपन उस चीज़ को डायग्नोसिस कर सकते हैं। पेशेंट के कुछ और अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट की हार्ट रेट तो नहीं बढ़ गई है, पेशेंट को हाइपरटेंशन तो नहीं है, तो वो डायग्नोसिस का पता लगा सकते हैं। अगर बीपी बढ़ जाती है, बीपी इंक्रीज हो जाती है, तो हाइपरटेंशन और कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो हाइपोटेंशन। तो हम ये चीज़ें पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं वाइटल साइंस चेक करके। तीसरी चीज़ है पेशेंट के अपन जो डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं है। डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं है।
ये इसका पता हम लगा सकते हैं वाइटल साइन चेक करके। जैसे किसी पेशेंट को फीवर है और उसको अपन पीसीएम टेबलेट दे रहे हैं, कौन सी टेबलेट दे रहे हैं, पीसीएम, तो उसका फीवर कम हो जाएगा पीसीएम टेबलेट देने से, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है। तो उसकी वजह से वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है, तो अपन वाइटल साइंस चेक करके पता लगा सकते हैं। जैसे वाइटल साइंस में अपन टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है, तो मतलब ये ट्रीटमेंट जो डॉक्टर दे रहा है वो इफेक्टिव है, वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है, इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद में हम पेशेंट की बेसलाइन डाटा प्राप्त कर सकते हैं कि पेशेंट के वाइटल जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है। उसके बेसलाइन डाटा अपन प्रेस्क्राइब, जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ डाटा है वो पेशेंट के बेसलाइन डाटा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में हम डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ट्रीटमेंट देने में उसको हेल्प मिलती है डॉक्टर को कि उसके बाद में क्या है कि पेशेंट का जब वाइटल साइन चेक कर लेता है तो डॉक्टर को क्या है, ट्रीटमेंट देने में उसमें हेल्प मिल जाती है कि पेशेंट का फीवर नहीं है, पेशेंट को बीपी नहीं है, या बीपी है तो बीपी के अकॉर्डिंग उसको टेबलेट दी जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव टेबलेट दी जाती है, तो ट्रीटमेंट में पता लग जाता है। उसके बाद में अपन को पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान, एनसीपी का मतलब होता है नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान, जब पेशेंट का एडमिशन होता है तो अपन को नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, यानी नर्सिंग केयर करनी होती है, जिसके अंदर असेसमेंट के इसके अंदर 5 चीज़ें होती है, असेसमेंट होती है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, इवेलुएशन होता है। तो ये चीज़ें नर्सिंग केयर प्लान बनाने के अंदर वाइटल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, असेसमेंट में वाइटल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिससे अपन पेशेंट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं। उसके बाद में हम प्लानिंग करके उसका ट्रीटमेंट देके उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये अपने बॉडी के अंदर जो वाइटल साइंस है उनको ट्रीट करने के लिए अपन को नर्सिंग केयर प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसके द्वारा अपन वाइटल साइंस का पता लगा सकते हैं। तो वाइटल साइंस है टेम्परेचर, टीपीआर एंड बीपी। और आजकल ये 4 वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी। और जो आजकल 5th वाइटल साइंस आ रहा है वो है पेन। आजकल जो 5th वाइटल साइंस के रूप में माना जाता है वो है पेन को भी हम वाइटल साइंस के रूप में अभी लेटेस्ट में मान सकते हैं। उसके बाद में है आज का नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर मतलब तापमान। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है नॉर्मल 97.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। टेम्परेचर की डेफिनेशन है, बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं अपन, टेम्परेचर कहते हैं। जैसे टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ बॉडी हीट। बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको अपन डिग्री के रूप में, इकाई के रूप में नापते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर को एक अदर डेफिनेशन ये है कि स्पेसिफिक डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस, गर्म और ठंडे को एक डिग्री के रूप में नापना क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। या बॉडी की हीट को डिग्री में नापना क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। एक अदर अपन और बोल सकते हैं थर्मोजेनेसिस, यानी और थर्मोलाइसिस।
कि थर्मोजेनेसिस यानी उष्मा की क्षति होना, और थर्मोलाइसिस यानी इससे तो होता है उष्मा उत्पन्न होना। इसका मतलब होता है उष्मा उत्पन्न होना, उष्मा उत्पन्न होना और उष्मा की क्षति होना, उष्मा की क्षति होना। बॉडी के अंदर उष्मा उत्पन्न होती है और उष्मा की क्षति हो जाती है, यानी थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस को अपन डिग्री के रूप में नापने का, बीच के अंदर संतुलन को डिग्री के रूप में नापना क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। तो अपनी बॉडी के अंदर बॉडी हीट को डिग्री में नापना, इकाई में नापना क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। अपनी बॉडी को हॉटनेस एंड कोल्डनेस को डिग्री में नापना टेम्परेचर कहलाता है। या थर्मोजेनेसिस या थर्मोलाइसिस क्यों अपन इकाई के रूप में नाप सकते हैं, उसको भी अपन टेम्परेचर कह सकते हैं। उसके बाद में है टेम्परेचर को जो रेगुलेट सेंटर होता है, वो रेगुलेट करने का सेंटर है जो हाइपोथैलेमस होता है। रेगुलेशन सेंटर जो होता है हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को क्या करता है? रेगुलेट करता है। ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। उसके बाद में है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले कारण, अफेक्ट करने वाले कारक। बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको कौन कौन से कारक है जो अफेक्ट कर सकते हैं, जो कौन कौन से कारक है जो अफेक्ट कर सकते हैं? तो इसके अंदर फर्स्ट होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के कारण क्या होता है? बॉडी में टेम्परेचर आ सकता है। तो इन्फेक्शन क्या हो सकता है? बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, वायरल। ये दो टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। तो बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आने की वजह से क्या हो सकता है? उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, फीवर आ सकता है। तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है? फीवर कहलाता है। तो इसके अंदर ये बॉडी के अंदर अफेक्ट करने वाले कारक होते हैं जो क्या करते हैं? बॉडी को इन्फेक्शन होने के कारण बॉडी में टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। या फिर इन्वायरमेंट कारण, वातावरण के कारण, यानी इन्वायरमेंट के कारण क्या हो सकता है? जैसे ठंडे एरिया में रहने पे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है, अगर गर्म एरिया में रहने पे क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इन्वायरमेंट भी एक ऐसा कारक है जो टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। उसके बाद में है हार्मोन चेंजेस के कारण, हार्मोन चेंजेस के कारण भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है। किसी के अंदर हार्मोन चेंजेस होते हैं तो उसके कारण भी अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है। और अगर हाइपोथैलेमस में इंजरी हो गई तो भी टेम्परेचर अपना क्या हो सकता है? चेंजेस हो सकता है। टेम्परेचर अपना हाइपोथैलेमस में अगर इंजरी हो गई तो टेम्परेचर में चेंजेस आ सकते हैं और टेम्परेचर बढ़ सकता है, कम हो सकता है। तो हाइपोथैलेमस में इंजरी, क्या ब्रेन में इंजरी हो गई तो अपने टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। तो इसकी वजह से अपनी बॉडी के अंदर अगर इंजरी हो गई, हाइपोथैलेमस में चोट आ गई, तो उसकी वजह से अपना टेम्परेचर चेंज हो सकता है। लंबे टाइम तक अगर सर्दी में या गर्मी में रहे, ठंड में रहता है तो भी टेम्परेचर चेंज हो सकता है। गर्मी में रहने पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठंड में रहने से आदमी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद में इमोशनल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस, अगर गुस्सा होता है, इमोशनल चेंजेस के कारण भी क्या रहता है? टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है। और एक्सरसाइज के कारण, बॉडी में एक्सरसाइज के कारण भी क्या रहता है? टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है। एक्सरसाइज के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है, व्यायाम है ना, एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं? व्यायाम, एक्सरसाइज के कारण। अब है अपने
टेम्परेचर के टाइप जो है थर्मामीटर। टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मोमीटर से। टेम्परेचर हम नापते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर आता है, ये अलग अलग टाइप के थर्मामीटर होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इलेक्ट्रिक थर्मामीटर होता है। तो अपन टेम्परेचर नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया जाता है उसका नाम है थर्मामीटर। तो फर्स्ट थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कैसा होता है? ऐसा कांच का होता है, कांच का होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये बल्ब होता है और ये होता है स्टीम, जिसके अंदर यहाँ पारा भरा रहता है। ये पारा भरा रहता है, इसके अंदर मार्किंग होती है ऐसे। तो ये मार्किंग से अपन पता लगा सकते हैं, इसमें रहता है पारा रहता है। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो जिसे हम ग्लास थर्मामीटर भी बोल सकते हैं। ग्लास, ग्लास थर्मामीटर भी बोल सकते हैं। ये कांच का होता है इसलिए इसको ग्लास थर्मामीटर के बोल सकते हैं। और इसको ये जो आगे की तरफ ये होता है इसको अपन बल्ब बोलते हैं, और ये स्टीम होता है। और इसके अंदर पारा भरा रहता है, जो अपन माउथ माउथ ओरली चेक कर सकते हैं माउथ से, और अपन बाय रेक्टम भी चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपन टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो ये मोस्टली जो यूज किया जाता है ये ओरली और एक्सिलरी, और ओरली एक्सिलरी और रेक्टम के द्वारा भी अपन का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पारा ऐसे आगे की तरफ बढ़ जाता है, जिससे क्या रीडिंग अपन चेक कर सकते हैं। इसमें 35 से लेके ऐसे 45 तक ऐसा होता है रीडिंग। तो इसके अंदर अपन को पता चल जाता है अगर ये 37 पे आ गया या 37 से ज़्यादा चला गया, 38 हो गया, और इसमें जैसे फ़ारेनहाइट में हो गया तो 98.6 आ गया, तो यहाँ पे ये पारा इतना तक आ जाएगा तो अपन आंखों के लेवल पे जाके अपन ये चेक कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर कितना हो गया। तो एक होता है थर्मामीटर, इसको बल्ब भी बोलते हैं, और स्टीम को क्या बोलते हैं, क्या स्तंभ, इसको बल्ब बोलते हैं और इसको स्टीम। के बाद में दूसरा है, ये तो हो गया एक फर्स्ट टाइप का। दूसरा है, इस थर्मामीटर को क्या करना चाहिए, इस थर्मामीटर को हमेशा ठंडे पानी से धोना चाहिए। गर्म पानी से धोने से क्या है, पारा फैल जाता है और रीडिंग सही नहीं आती है। टेम्परेचर लेने से पहले थर्मामीटर को एवलॉन में डुबा के या डिटॉल में डुबा के साफ करते हैं, उसके बाद में पानी से धोते हैं। पानी भी नॉर्मल ठंडा पानी होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगर टेम्परेचर इस थर्मामीटर में अगर पारा पहले से चढ़ा हुआ है तो उसको झटक के नीचे की तरफ कर लेना चाहिए। और उसको टेम्परेचर लेने से पहले बल्ब टू स्टीम साफ करते हैं, B2S साफ करते हैं ना। टेम्परेचर लेने से पहले बल्ब टू स्टीम साफ करते हैं, और लेने के बाद में S टू स्टीम टू बल्ब साफ करते हैं। मतलब ABCD में B पहले आता है और S बाद में आता है, जिससे क्या होता है आपको याद रह जाएगा कि बल्ब टू स्टीम। ABCD में B पहले आता है, S बाद में आता है। तो बल्ब टू स्टीम साफ करते हैं, और टेम्परेचर लेने के बाद में S टू B साफ करते हैं, यानी स्टीम टू बल्ब साफ करते हैं। तो उल्टा है ना। तो दूसरा टाइप का है आपके इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये थर्मामीटर, ये भी थर्मामीटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। ऐसा थर्मामीटर होता है जिसके आगे आगे बल्ब तो होता है, लेकिन इसमें ऐसे रीडिंग सेल डाले रहते हैं, जिसके अंदर ये थर्मामीटर लगाने से उसके अंदर सीधी रीडिंग आ जाती है। और इसके अंदर 2 मिनट लगा के रखते हैं तो यहाँ रीडिंग आ जाती है, जो भी रीडिंग है आपकी 98.6 या फिर 99, जो भी रीडिंग है वो 1-2 मिनट के अंदर अपने आप इलेक्ट्रॉनिक एक साउंड बजता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि भाई ये इतनी देर रखना है, और उसमें टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाता है जो अपन लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरे टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के बाद में होता है केमिकल केमिकल डिस्पोजेबल केमिकल डिस्पोजेबल थर्मामीटर। ये थर्मामीटर होते हैं जिसके अंदर एक ऐसी पट्टी रहती है और उसके ऊपर ऐसे डॉट रहते हैं। तो ये जब अपन थर्मामीटर से इस थर्मामीटर से अपन चेक करते हैं तो इस डॉट्स के अंदर कलर चेंज हो जाता है।
और इससे अपन को पता लग जाता है कि इसके अंदर कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर कितना हो गया। ये केमिकल डिस्पोजेबल थर्मामीटर आता है, जिसके अंदर अपन डॉट्स होते हैं, जो डॉट्स का कलर चेंज हो जाता है, जिससे अपन टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। ओरली चेक करते हैं मोस्टली इसके अंदर, मुंह के अंदर ये केमिकल डिस्पोजल थर्मामीटर रखते हैं, तो इसके केमिकल के कारण क्या होता है, इसमें डॉट्स में कलर भर जाते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हो, ये रीडिंग आ जाती है कि कितना टेम्परेचर है। उसके बाद में होता है एक टेम्परेचर टिम्पेनिक, चौथा टाइप का है टिम्पेनिक। टिम्पेनिक थर्मोमीटर, टिम्पेनिक थर्मोमीटर या इंफ्रारेड थर्मामीटर वो होते हैं जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर से टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। ये इसका शेप ऐसे होता है, आगे की तरफ थोड़ा डॉट की तरफ रहता है, उसके अंदर यहाँ रीडिंग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो कान के अंदर सेंसर से, अपने कान के अंदर जो उष्मा निकल रही है उससे अपने सेंसर से पता लगा सकता है, और वो टेम्परेचर इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ये थोड़ा सा आगे की तरफ मुड़ा रहता है ऐसा, जो कान के अंदर ऐसे इंसर्ट करने पे। और एक इंफ्रारेड आता है जो आजकल मोस्टली कोरोना के अंदर यूज किया जाता है, सेंसर जो हाथ से भी या फ्रंटल से भी, वो इसी के अंदर आता है, टिम्पेनी के अंदर ही वो आता है, उसको इंफ्रारेड थर्मामीटर बोलते हैं। और ये एक कान के अंदर भी अपन चेक कर सकते हैं, इसके अंदर भी ये रीडिंग आ जाती है। उसके बाद में है पांचवा, एक सेंसिटिव टेप आती है, सेंसिटिव टेप। ये टेप फ्रंट ऑफ द हेड, यहाँ पे फ्रंटल बोन या बच्चे के सर पे रखते हैं, तो इस स्केल के अंदर क्या हो जाता है, टेम्परेचर अलग चेंज हो जाता है, जिसके कारण भी अपन टेम्परेचर का पता लगा सकते हैं। तो ये चार टाइप के थर्मामीटर हैं जिसके द्वारा हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर कांच का होता है, जो मोस्टली हॉस्पिटल में पहले बहुत ज़्यादा यूज होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर आ गए हैं जो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो कांच वाले थर्मामीटर को यूज करने से पहले मोस्ट ऑफ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको पहले उसको सेवलोन से धोना है अच्छे से, उसके बाद में ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी से नहीं धोना है, गर्म पानी धोने से पारा चढ़ जाएगा या ग्लास टूट सकता है। उसके बाद में आपको टेम्परेचर लेने से पहले बल्ब टू स्टीम साफ करना है, उसके बाद में लेने के बाद में स्टीम टू बल्ब साफ करना है। तो ये मोस्टली चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। ओरल टेम्परेचर के लिए कांच का थर्मामीटर अलग आता है, और रेक्टम के लिए अलग थर्मामीटर आता है जिसके अंदर बल्ब थोड़ा मोटा होता है। ये मोस्टली कुछ चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद में ओरल टेम्परेचर लेते टाइम आपको स्टेलाइजेशन का भी ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। बच्चा है तो उसके ओरल टेम्परेचर लेने के लिए मना करना है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो बाइट कर सकते हैं, जिसके कारण क्या हो सकता है, कांच का थर्मामीटर टूट सकता है, जो से मरकरी वगैरह अंदर ही रह सकती है, या फिर कांच अंदर टूट सकता है तो इंजरी हो सकती है। तो बच्चों के अंदर ओरल थर्मामीटर, ओरली चेक करने के लिए अपन कांच वाला थर्मामीटर नहीं यूज कर सकते, उनके अंदर अपन इलेक्ट्रॉनिक यूज कर सकते हैं। एक्जिला से अपन टेम्परेचर चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं है। तो मोस्टली बच्चों के अंदर नहीं करना चाहिए, मेंटल पर्सन के अंदर ऐसे थर्मामीटर से चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये आपको मोस्टली मोस्ट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब है एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस में होता है और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो अगर इसको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगर सेल्सियस को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो, फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में चेंज करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। तो C बराबर F -32 9/5। तो ये एक फॉर्मूला आता है जिसके अंदर अपन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले F का दिया हुआ मान तो 108 -32 इंटू 5, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 76 + 22
और इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 42.2 फ़ारेनहाइट, 2 सेल्सियस। तो अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है तो उसको चेंज करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एफ की जगह अपन को फ़ारेनहाइट का मान लिख देना। जैसे फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर है 108, तो 108 माइनस बत्तीस करेंगे तो आएगा 76, और 76 को और इसको काटेंगे तो आएगा आपका 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके अंदर टेम्परेचर आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल लेके देखता हूँ आपके पास सामने। अगर टेम्परेचर 106 है, 106 डिग्री सेल्सियस है, तो -32 तो आएगा, -32 करेंगे तो कितना आएगा 74 आ जाएगा। या आप 104 ले लो, 104 डिग्री, 104 डिग्री -32 तो आएगा 72 इंटू 5 9 सॉरी 5, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, 5/9 आएगा। सॉरी 5/9 होगा ये फॉर्मूला, f -32 5/9 ये फॉर्मूला है। तो 108 -32 बराबर 76 इंटू 5/9 बराबर 72.2 फ़ारेनहाइट। तो ऐसे ही अगर इसको करेंगे तो अपन आएगा 72, ये 8 बार जाएगा, 8 पंजे 40, तो ये आएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी सेंटीग्रेड में आ गया 72 सेंटीग्रेड। तो इसमें अंदर माइनस करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 8 8 पंजे 40, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे सेंटीग्रेड में अपन फ़ारेनहाइट को चेंज कर सकते हैं। अगर फ़ारेनहाइट, ये तो हो गया फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना। अगर सेंटीग्रेड में दिया है, सेंटीग्रेड में दिया हुआ है और उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला आता है। तो फ़ारेनहाइट बराबर C इंटू 9/5, 3 इंटू 9/5 प्लस 32 ये का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर अपन सेंटीग्रेड में जैसे 40 दिया हुआ है, तो 40 को 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सेंटीग्रेड की जगह अपन इसका मान लिख देंगे 40 और 9 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 360, 9 को 40 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 360/5, 360/5, और इसको +32, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 72 + 32, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 72 + 32 हो गए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपके टेम्परेचर आ जाएगा। अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है तो अगर उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, 9/5 प्लस 32, तो अगर सेल्सियस की जगह अपन 40 डिग्री का मान लिख देंगे और उसको 9/5 से इंटू करेंगे प्लस 32, तो उसके अंदर आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 360/5, तो 360/5 को कट करेंगे तो आएगा 72, 72 को अपन 32 से प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब इस फॉर्मूले से अपन क्या करें, सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, और वो जो दूसरा फॉर्मूला बताया था उससे अपन फ़ारेनहाइट को क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 फॉर्मूला हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो। अब आपको टेम्परेचर लेने की मेथड्स, टेम्परेचर कैसे लेते हैं, तो ओरल टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, तो ये सबसे पहले बताएंगे। ओरल टेम्परेचर की प्रोसीजर क्या होती है, ओरल टेम्परेचर के प्रोसीजर चेक करने के लिए प्रोसीजर, ओरल टेम्परेचर चेक करने का प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया, प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। ओरली टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अपन हैंड वॉश, हाथों को धो लेंगे, हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश। सबसे पहले कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश की एक टेक्निक होती है जिसमें 7 स्टेप होते हैं, वो कभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि हैंड वॉश सबसे पहले कोई भी प्रोसीजर हो तो उससे पहले क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। उसके बाद में अपन को प्रोसीजर से एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, प्रोसीजर को पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आप उसके क्या प्रोसीजर करने जा रहे हो। आप टेम्परेचर लेने जा रहे हो तो पेशेंट को बताएंगे कि हम आपका टेम्परेचर लेना चाहते हैं और कैसे लेना चाहते हैं, किस मेथड से लेना चाहते हो वो भी उसको बताएंगे, भी ओरल टेम्परेचर लेना चाहते हैं आपका। तो ये पहले प्रोसीजर पेशेंट को बताना है, बिना बताए आप किसी पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर नहीं कर सकते है ना। आप जाके सीधा ऐसे नहीं कह सकते मुंह खोल लो और उसके अंदर टेम्परेचर का थर्मामीटर डाल दोगे और टेम्परेचर चेक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप उसको पहले बताएंगे कि मैं आपका ओरली टेम्परेचर लेना चाहता हूँ, हैंड वॉश करके जाएंगे, फिर उसके बाद में आप बताएंगे कि मैं आपका ओरली टेम्परेचर लेना चाहता हूँ। ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट को समझ में आ जाएगा और वो पेशेंट आपके साथ में कोऑपरेट करेगा। कोऑपरेट करेगा तो वो आपको टेम्परेचर लेने के लिए मना नहीं करेगा। उसके बाद में थर्मामीटर को क्या करना है, थर्मामीटर को, थर्मामीटर को किससे, डिटॉल से, डिटॉल से या फिर सेवलॉन से साफ कर लेना है और उसके बाद में उसको पानी से साफ कर लेना है। 5 मिनट तक उसको क्या करना है, डिसइंफेक्ट कर लेना है। पहले थर्मामीटर को 5 मिनट में डिसइंफेक्ट कर लेना है, उसके बाद में उसको पानी से धो लेना है। उसके बाद में मैंने बताया था क्या करते हैं, बल्ब टू स्टीम साफ करते हैं। जब भी थर्मामीटर से टेम्परेचर लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बल्ब टू क्या करते हैं, बल्ब टू स्टीम साफ करते हैं। यानी एबीसीडी में बी पहले आता है, एस बाद में आता है, तो ये हमेशा याद रह जाएगा आपको। थर्मामीटर को बल्ब टू स्टीम साफ करते हैं। उसके बाद में साफ करके पेशेंट को क्या करेंगे, अगर थर्मामीटर का मैंने बताया था, अगर ऑलरेडी थर्मामीटर का टेम्परेचर है ना चढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, अगर पहले से ही थर्मामीटर का यहाँ से पारा चढ़ा हुआ है तो उसको थर्मामीटर को अपन ऐसे झटकेंगे, जिससे क्या होगा, थर्मामीटर का पारा नीचे की तरफ आ जाएगा। उसके बाद में अपन टेम्परेचर चेक करेंगे। अगर पहले से चढ़ा हुआ है तो रीडिंग गलत आएगी, इसलिए अपन थर्मामीटर को क्या करेंगे, अच्छे से झटक देंगे, जिससे झटकेंगे तो क्या करेगा, थर्मामीटर से जो पारा है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। उसके बाद में पेशेंट को माउथ ओपन करने के लिए बोलेंगे और उसके टंग के नीचे है ना, उसकी टंग के नीचे, जीभ के नीचे क्या करेंगे, थर्मामीटर को रख देंगे, उसकी टंग के नीचे रखेंगे और कम से कम 2 मिनट तक। यह प्रक्रिया कितनी मिनट तक होती है, 2 मिनट तक। 2 मिनट तक अपन उसके थर्मामीटर के ऊपर रख देंगे, 2 मिनट्स है ना, 2 मिनट्स में 2 मिनट तक ये टंग के नीचे लगा के रखेंगे। उसके बाद में अपन चेक करेंगे तो थर्मामीटर को अपने आई के लेवल के बराबर होना चाहिए, ना तो कि ज़्यादा नीचे होना चाहिए ना ऊपर होना चाहिए, आई के लेवल के बराबर, अपनी आँख के लेवल के बराबर होना चाहिए, जिससे क्या रीडिंग सही आएगी। और जो रीडिंग आती है वो अपन रीडिंग रिकॉर्ड कर देंगे और पेशेंट को भी बता देंगे और वो रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का भी इंपॉर्टेंट काम होता है। तो जो टेम्परेचर आपने लिया है उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे है ना। उसके बाद में प्रोसीजर का एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद में पेशेंट को क्या करेंगे, प्रक्रिया के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जो भी आपकी प्रक्रिया है यानी जो प्रोसीजर है उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि आपका टेम्परेचर लेना चाहता हूँ, कैसे लेना चाहता हूँ। उसके बाद में थर्मामीटर को क्या करेंगे, साफ करेंगे। थर्मामीटर को साफ करेंगे तो 5 मिनट तक क्या करेंगे, डिटॉल या सेवलॉन से पहले साफ करेंगे सॉल्यूशन में डुबा के। उसके बाद में पानी से साफ करेंगे, पानी से साफ करके बल्ब टू स्टीम साफ करेंगे, बल्ब टू थर्मामीटर को बल्ब टू स्टीम साफ करेंगे। उसके बाद में अगर उसका पारा चढ़ा हुआ है तो झटक के क्या कर देंगे, पारे को नीचे कर देंगे और उसके बाद में पेशेंट के माउथ को ओपन करके टंग के नीचे रख देंगे। पेशेंट को बोलेंगे भाई दांतों से नहीं पकड़ना है, लिप से पकड़ के रखना है, लिप से होल्ड करके रखेंगे और कम से कम 2 मिनट तक क्या करेंगे, थर्मामीटर को होल्ड करेंगे। और उसके बाद में रीडिंग लेने के बाद में उसको आई के लेवल तक रख के, उसको थर्मामीटर से आई के लेवल तक रख के उसको चेक करेंगे, जिससे वो रीडिंग आ जाएगी। और उसके बाद में क्या करेंगे, वापस थर्मामीटर को एस टू बी यानी स्टीम टू बल्ब साफ करेंगे,
जिससे क्या थर्मामीटर वापस क्लीन हो जाए और वो रिकॉर्डिंग जो आ गई है, रिकॉर्ड कर लिया आपने, जो टेम्परेचर आ गया है 37 या 99 जो भी टेम्परेचर आया है उसको रिकॉर्ड कर देंगे, लिख देंगे और पेशेंट को वापस कंफर्टेबल पोजीशन में लेटा देंगे और टेम्परेचर भी पेशेंट को बता देंगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है, टेम्परेचर लेने का एक प्रोसीजर होता है जिससे आप बता सकते हो। उसके बाद में एक है कि टेम्परेचर, ओरली टेम्परेचर किसका नहीं लेना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका मतलब होता है निषेध। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है निषेध। निषेध 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 किसका है, यानी किस किस लोगों का अपन को टेम्परेचर ओरली नहीं लेना चाहिए। जो ऐसे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बच्चे हैं, उनका अपन को क्लिनिकल थर्मामीटर से ओरली टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, उसको काट लेंगे। न्यूबॉर्न बच्चे की स्किन भी मुकोसा सॉफ्ट होती है, वो छोटे चाइल्ड है, न्यूबॉर्न बच्चे हैं, चाइल्ड है, उसका अगर आप ओरली टेम्परेचर लेते हो तो वो काट सकते हैं या फिर होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनका एक्सिलरी टेम्परेचर लेना चाहिए। उसके बाद में मेंटल पर्सन जो दिमागी तौर पे बीमार है ना, जो मेंटल है, वो भी नहीं समझेंगे तो वो भी बाइट कर सकते हैं, तो ऐसे पेशेंटों का भी अपन को ओरल से टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में बेहोश पेशेंट है ना, बेहोश, बेहोश को क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस पेशेंट, जो ऐसे बेहोश पेशेंट है, जो ओरली अपन जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, है ना, जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो बेहोश पेशेंट की आप ओरली कैसे टेम्परेचर चेक कर पाओगे, वो होल्ड नहीं कर पाएगा माउथ से, तो बेहोश को नहीं करना है। उसके बाद में जो मेंटल पर्सन है, जो साइकेट्रिक बीमारी है, जैसे मेंटल कोई दिमागी तौर से डिस्टर्ब है, तो उसका आप ओरली टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाइट वगैरह कर सकता है। उसके बाद में ऐसे पेशेंट जिनको दौरे आते हो, है ना, कन्वर्जन आते हो, कन्वर्जन आते हो, दौरे आते हो, दौरे मतलब मिर्गी आती हो, ऐसा है, तो दौरे आ गए, आप टेम्परेचर चेक कर रहे हो, उसी टाइम दौरे आ गए, तो क्या हो जाएगा, उसको ये बाइट वगैरह कर सकता है, तो ऐसे पेशेंटों का अपन को कभी भी चेक नहीं करना है। उसके बाद में ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन लगी हुई हो, O2 मास्क लगा हुआ है ना, O2 मास्क लगा हुआ हो और आप ऑक्सीजन चेक करेंगे, उसके O2 मास्क लगा हो और आप ओरली थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, तो उस पेशेंटों का आपको एक्सिलरी थर्मामीटर से, एक्सिली चेक कर सकते हैं, एक्जिला से कर सकते हैं, रेक्टम से चेक कर सकते हैं, या फिर इंफ्रारेड से, जो सेंसिटिव टेप से आप दूसरी तरीके से आप उनका टेम्परेचर चेक कर सकते हो। तो ऐसे पेशेंटों का आपको टेम्परेचर चेक ओरली नहीं करना है। और एक, अगर किसी पेशेंट की ओरल इंजरी हो, ओरल इंजरी, अगर माउथ में कोई इंजरी हो रखी हो, तो भी आपको उसका ओरली टेम्परेचर चेक नहीं करना है, क्योंकि ओरली टेम्परेचर चेक करने के कारण क्या हो जाएगा, उसमें और इंजरी होने के चांसेस है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो आपको ओरली टेम्परेचर इनका नहीं चेक करना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि रेक्टम, और रेक्टम से टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, एक्जिला से टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।